फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन वर्ल्ड। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि अब्रॉड से हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो आज हमारे चैनल पर है मिस्टर मलकीत सिंह सर, जो कि जर्मनी से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी कर रहे हैं। आज हमें मलकीत सर ये सारी जानकारी बताएंगे कि ग्रेजुएशन के बाद हम अब्रॉड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और उस एंट्रेंस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कैसे करें, और बहुत सारी जानकारी आज हमें मलकीत सर देंगे। सो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मेरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और मैं जर्मनी में हूँ, अपना स्पेसिफिकली मैं बर्लिन में हूँ। और मेरी यूनिवर्सिटी है फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लिन, और मैं इधर से एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ। और एडमिशन लेने के लिए पहले मेरा मकसद ये था कि मुझे किसी ऐसी कंट्री जाना है जहाँ पे पैसे कम लगते हों। ये मेरा कोई पर्सनल था कुछ। तो उसके लिए मैंने सर्च किया है कि किस किस यूनिवर्सिटी किस कंट्री में फीसें कम होती हैं। तो मैंने बस इंटरनेट सर्च किया है, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं थी। और फिर जब मेरे को मालूम पड़ा कि ये जर्मनी में फीस नहीं होती, अब फिलहाल जो मेरी एमएससी है वो उसकी ट्यूशन फी नहीं है। तो फिर जर्मनी के लिए अगर जर्मन यूनिवर्सिटी में जाना है तो इनकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है डाड, DAAD डाड। तो उस वेबसाइट पे अगर आपने पीएचडी करनी है, बीएससी करनी है, एमएससी करनी है, या आपने एक शॉर्ट कोर्सेज करने हैं, कोई भी कोर्स करना है, उस पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने बनाई है वेबसाइट कि आपको वहाँ पे आपकी कितनी फीस लगेगी, आपको पढ़ने में क्या मिलेगा उसमें। और आपको सारे ऑप्शन पूरे ऑल ओवर द जर्मनी एक ही वेबसाइट पे आपको मिल सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये जो वेबसाइट है, अगर तो जर्मनी आना है फिर तो ये वेबसाइट से अच्छा कुछ है ही नहीं। तो उस पे आप जाके देख सकते हैं। सर, क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम भी होता है? ये डिपेंड करता है कि लेकिन मेजोरिटी जो केसेस होते हैं, कोर्सेज होते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे अब किसी ने सिनेमेटोग्राफी पढ़नी है या म्यूजिक पढ़ना है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जहाँ आपका इंटरव्यू लेना लाजमी है। अब म्यूजिक पढ़ना है तो बंदे को कुछ बजाना आता हो तभी पढ़ेगा ना। तो यूनिवर्सिटी वाले ये चीज़ देखेंगे कि इसे कुछ आता भी है कि नहीं। लेकिन अब मैं फिलहाल केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो मेरा साइंस कोर्स है। तो उसमें उन्होंने बस मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैंने बीएससी में क्या क्या मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसकी पूरी डिटेल, और मैंने क्या पढ़ा है, मेरा जो पूरा सिलेबस था मैंने इनको सेंड किया है, कि ताकि ये देख सकें कि इनकी जो पढ़ाई है बीएससी की, इनकी इनकी कंट्री में और हमारी जो डीयू में थी, क्या वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो वो सब देखने के बाद डिसीजन फिर आता है कि एक्सेप्टेंस होगा कि रिजेक्शन होगा। सर, क्या आपने मेल किया था? नहीं, सबसे पहले तो मैं डैड वेबसाइट पे गया, और उधर से मैंने लिस्ट बनाई कि मैं किस किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरे नंबर कुछ खासे अच्छे नहीं थे। और लेकिन मैंने जो जो यूनिवर्सिटी में मैं था एलिजिबल, मैंने 7 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, और 7 में से 4 में से मेरे को आया था एक्सेप्टेंस, और 3 में से रिजेक्शन आया था। तो उसमें से फिर मैंने बर्लिन वाली यूनिवर्सिटी चुनी, क्योंकि मेरी जर्मन अच्छी नहीं है, मेरे को नहीं आती है। तो बर्लिन ऐसा है कि थोड़ा इंटरनेशनल सिटी है, जिस तरह दिल्ली है अपनी, उस लिहाज से फिर मैं बर्लिन आ गया। तो तो मैंने वेबसाइट पे लिस्ट बनाई, और जो जो रिक्वायरमेंट थी उस पे लिखी हुई है वेबसाइट पे। और अगर कोई कमी पेशी रहती है तो उन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी दी हुई है, वहाँ पे जाके आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। पर मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सीधा फ़ोन करूँ, क्योंकि मैं बेसब्रा हूँ थोड़ा। तो वे सीधा मैंने फ़ोन किया, अगर कोई मुझे सवाल है तो मैंने फिर बड़े अच्छे से जवाब देते हैं। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि बंदा फोन करे, और सही है। जैसे कि सर आपने यूनिवर्सिटी उस वेबसाइट से सेलेक्ट की, इसमें एक ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने सब्जेक्ट और इंटरेस्ट के हिसाब से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, क्योंकि उस पर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं। तो हम्म। आपने अपनी यूनिवर्सिटी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैसे चूज करी?
यूनिवर्सिटी जो होती है, जो हमारा इंटरेस्ट है उसके मतलब कि उसको देख के हम कोर्स चुनते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं चुनते हैं। मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी कोई भी होएगी, लेकिन जो कोर्स है हम वो देखते हैं कि ये कोर्स में हमने क्या क्या सीखना है, हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। और जिस तरह मैंने आप अगर जैसे मुझे पता है कि बाकी कंट्रियों में जैसे जर्मनी के हिसाब से तो एक वेबसाइट है, एक ही वेबसाइट है, इस पे सब कुछ है। अब बाकी कंट्रियां जो है, कहीं और किसी ने जाना, कहीं और जाना अगर किसी ने, तो तो क्या कर सकते हैं कि पहले तो गूगल सर्च करें कि कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, टॉप 10 या टॉप 50 यूनिवर्सिटीज। और उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी पे जाके अगर वो वाला कोर्स प्रोवाइडेड है जो आपने करना है, तो उस कोर्स की वेबसाइट होगी, वेब पेज होगा उस कोर्स का, और वहां पे जाके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरह पता चल सकती हैं। लेकिन सिर्फ जर्मनी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक ही वेबसाइट है जो कि एफिशिएंट है, भी सफिशिएंट है जो। हाँ जी। जी सर, जैसे कि हम लोग जब अब्रॉड में पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो उसमें फेलोशिप मिलती है। तो क्या हम्म। एमएससी में भी फेलोशिप मिलती है जिससे वो अपना वहाँ खर्चा निकाल सके या खर्चा अपना आराम से? जी। फेलोशिप जो एमएससी होती है, मतलब पीएचडी के मामले में ऐसा होता है कि ज्यादातर मैं कहूँगा 100 में से 90% ऐसा होता है कि मिलती है फेलोशिप। लेकिन एमएससी में इसका जो रेशियो है उल्टा है, इस तरह से है। तो अब जो बच्चा बड़ा ही होशियार है, मतलब उसके बड़े अच्छे नंबर हैं, उसने रिसर्चें की हुई हैं बहुत सारी, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट के थ्रू या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओज होते हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप निकाली होती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है कि स्कॉलर वो आपको सिर्फ गूगल करना पड़ता है कि जर्मनी या फलानी यूनिवर्सिटी और स्कॉलरशिप, तो आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सर्च करना पड़ता है इंसान को इंटरनेट पे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और स्कॉलरशिप दे रही है। और उसकी बहुत बहुत ज़्यादा वो होती है, रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं कि बंदे को थोड़ा सिकंदर होना चाहिए। जैसा कि जब हम लोग किसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या हमें फीस देनी पड़ती है? अब्रोड की यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी एक तरह से एक एम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये जाहिर सी बात है कि भी अगर एम्प्लॉय है इंसान तो उसे पैसे मिलेंगे। लेकिन एमएससी के मामले में ये होता है कि एमएससी एक स्टडी है, और फीस हाँ होती हमें देनी पड़ती है फीस। अभी हमें मिलता वो जिसे स्कॉलरशिप मिली है उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन फीस तो एक बार तो देनी पड़ती है। और लगभग सर आपने अपनी। जी जी। हाँ जी। और मेरे आप। मेरे मामले में मेरी फीस है 300 यूरो, 6 महीने, एक सेमेस्टर की 300 यूरो है, तो इंडिया के हिसाब से वो हो जाएगी तकरीबन 25 से 30 हज़ार के बीच में। 6 मंथ की? हाँ जी, 6 मंथ्स की। ओके, 25 से 30 हजार रुपये 6 मंथ की। अगर स्कॉलरशिप अगर हमें मिल रही है तो वो आराम से हो सकता है। हाँ बिल्कुल। वो तो ये तो एक तरह से जो फीस, ये सिर्फ जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी का भी वहाँ बहुत है, जैसे अमेरिका में तो बहुत लोन लोन लेने पड़ते हैं इंसान को। लेकिन जर्मनी में क्या होता है कि जो स्टडी होती है वो स्टेट फंडेड होती है, हमारी सरकार है जो वो फंड कर रही है इसको। तो ये जो 300 यूरो जो लेते हैं ये 6 महीने के, ये इसमें क्या होता है कि आप जो कैंटीन है वहाँ से आप खाना खा सकते हैं सस्ता, वह महंगा है लेकिन वह सस्ता हो जाता है फिर। और अपना ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बसें, ट्रैम, अपना मेट्रो, इसमें आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो एक तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन फीस ही है, देखा जाए तो। जी जी। हाँ। सर जैसे कि अब्रॉड यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के फायदे क्या क्या होते हैं, उससे जॉब में कितना इफेक्ट आता है? इधर फायदा मैंने एक डिफरेंस जो देखा है कि इंडिया में और इधर क्या फर्क है, ये है कि इंडिया में प्रोफेसर के हाथ में कुछ ज्यादा नहीं होते फैसले लेना। इधर क्या होता है कि इधर मेनली आपका फोकस होता है, आपका इंटरेक्शन होता है प्रोफेसर से। आपको उससे कुछ मतलब नहीं होता कि अपना जो मैनेजमेंट है,
लेकिन इधर क्या होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सवाल है आपका, तो आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं। और हालांकि जो ये एग्जाम होता है, वो भी प्रोफेसर की मर्जी होती है कि उसने कौन सी तरीक पे लेना है। वो हमसे पूछता है कि आप बेटा, आप इस तरीक पे क्या कहते हैं, कंफर्टेबल है कि नहीं। तो उस तरह से एक ये फर्क है कि इंटरेक्शन काफी ज्यादा होता है प्रोफेसर के साथ। और दूसरा ये है कि एमएससी के मामले में अभी मैं अगर कर रहा हूँ, तो मैंने पहले अपने थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट हैं वो पूरे किए हैं सारे। अब मैं अगर मैंने प्रैक्टिकल करने हैं, इंडिया में क्या होता है कि कंपलसरी लैब होती है कि आपको ये लैब लेनी है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेरा मन है कि मुझे ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पसंद, तो मैं उनकी लैब क्यों करूंगा। तो मैं सिर्फ बायोकेमिस्ट्री की लैब करूंगा जो मुझे पसंद है। ये बस एक एग्जांपल है। ठीक है। तो इस तरह से कि इधर फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है। जो जो सिलेबस है और जो स्ट्रक्चर करिकुलम है, वो रिजिड नहीं होता, वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। बस ये बहुत अच्छा फर्क है इधर। और अपॉर्चुनिटी दूसरी क्या होती है कि इंडिया में अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपको कमाने के जो साधन है वो इतने नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है कि आप स्टडी के दौरान आप कमा भी सकते हैं और अपना खर्चा निकाल सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं इंडिया के मुकाबले। जी, जैसा कि सर आप जैसे वहाँ रहते हो, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो हम्म। क्या वहाँ पे आप रहते हो, आपको कभी ऐसा लगा कि किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा हो सकती है, जिसको नॉर्मल इंग्लिश आती हो? नॉर्मल इंग्लिश, ये मैं तो जर्मनी में हूँ, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है ही नहीं, वो जर्मन लैंग्वेज है। तो उसे प्रॉब्लम आएगी जिसको जर्मन नहीं आती। ठीक है। और इंग्लिश, मैं शुक्र मनाता हूँ कि मैं बर्लिन में हूँ कि इधर फिर लोग समझते हैं, बोलते हैं हर जगह। तकरीबन 100 में से 80% लोग हैं जो समझते हैं इंग्लिश और बोलते हैं। तो लेकिन अगर किसी को इंग्लिश भी नहीं आती, जर्मन नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो जाहिर बात है कि मुश्किल होगा। या फिर इंसान क्या होगा फिर, अपने जो अपना जो देसी कल अपना जो बबल है, ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, ये इन्हीं के सर्कल में फिर रह जाते हैं इंसान। इंसान फिर अपना बच्चा जो है वो इतने अपॉर्चुनिटीज उससे थोड़ी कम हो जाती हैं। और स्टडी भी इंग्लिश में होती है, तो स्टडी कैसे करेगा जो इंग्लिश नहीं आती हो। ये भी है। जी, जी। सर अगर आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स दे सकें स्टूडेंट को तो सर ज़रूर दें। टिप मैं तो यही दूंगा कि अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जा रहे हैं, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे चलो ठीक है कि ऑलमोस्ट हर एक जो स्टूडेंट है इंडिया में, वो इतनी इंग्लिश तो जानता ही है कि वो सरवाइव कर सके, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है जी, कि लेकिन अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं, मैं जर्मनी आया हूँ, और किसी और कंट्री जा रहे हैं, तो वहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें, उस पर थोड़ा टाइम दें आप। कि तो आपके लिए बेहतर है, जॉब मिलने के लिए बेहतर है, नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा है वो। तो ये मेरा टिप है। और बाकी अपना, हाँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई जो जीडीपी, जो रिकमेंडेशन लेटर होता है या एसओपी होती है, वो बाहर तो बस वो देखते हैं। ऐसा नहीं है। जो पहली चीज़ आपकी देखी जाती है वो आपके नंबर होते हैं, आपके जो ग्रेड होते हैं। क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर या एसओपी आपकी एक कहानी होती है, उसका कोई, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है कि सच में आपको इंटरेस्ट आया था जब आप 5 साल के थे। ऐसा किसी ने नहीं देखा है आगे। लेकिन जो ग्रेड होते हैं वो एक प्रूफ होता है कि आपने पढ़ाई की है तभी आपके ग्रेड आए हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। तो इस वजह से मैं बोलूंगा कि मेरे थोड़े कम थे, तो इसलिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी कम थी थोड़ी, जब मैं अप्लाई कर रहा था। लेकिन अगर ग्रेड पे ध्यान देंगे, बच्चा पढ़ाई पे ध्यान देगा, तो उसके लिए बड़ा फायदेमंद है। ओके। ओके सर, थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वर्ल्ड को दिया, तो थैंक यू सर। कोई बात नहीं, आपका भी थैंक यू कि मुझे आपने समझा कि मैं इस काबिल हूँ। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई बात